सो गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग वेक्टर के 6th लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और वेक्टर के कंपोनेंट्स को कैसे वेक्टर को रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स पता करते हैं और फिर कैसे कंपोनेंट के टर्म्स में वेक्टर को लिखते हैं, कैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और कैसे वेक्टर के एक्स एक्सिस से एंगल को निकालते हैं कंपोनेंट्स की हेल्प से। वो सब हम कर चुके हैं और अब हम लोग न्यूमेरिकल्स के थ्रू वेक्टर के कंपोनेंट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल। सी, द एक्स component of a vector is 4 meter. The y component of vector is 6 meter. Find angle of it from x-axis. Find angle it makes from x-axis. This vector whose x component is 4 and y component is 6. I think we can solve it now orally. How many of you will solve it orally, beta? If x component is 4, y component is 6, then what is angle of the vector from x-axis? Do you remember? Y component upon x component will give you tan theta, where theta is angle of this vector from the x-axis. But let me first complete the question. The rest part of the question is saying find angle as well as its magnitude. Also represent vector in terms of unit vector I and j. So it's just that simple question as we have already done in the last class. If you want to represent this vector whose components are known in terms of I and j, then it's simply 4i cap plus 6j cap. Yes, and as soon as you got this, you got the magnitude, under root x component square plus y component squared, and the angle y component upon x component, where theta is angle of this vector A from the x axis. एक बार फिर से याद दिला दें, किसी वेक्टर का component we drop a perpendicular from the vector on x axis and from the vector on y axis. This length is giving us x component and this length is giving us y component, right? If this is vector A, then x component means we represent it in the standard form ax and y component means ay. Easy question. Let me move to next question. Next question is position vector of a particle. Now this question I have taken from NCERT. Position vector of a particle is vector r is 3t I cap minus 2t square j cap plus 4k cap, where t is the time in seconds and the position components are in meters. Position component 3 into t. पोजीशन का x कंपोनेंट क्या है? सिर्फ 3 नहीं है यहाँ पर, 3 इंटू टी। y कंपोनेंट पोजीशन का सिर्फ 2 नहीं है, -2 इंटू टी। z कंपोनेंट 4। तो x कंपोनेंट को देखो तुम, अब इसको पहले एनालाइज करो। जैसे ही हमने इसको देखा, हमने कहा अरे x कंपोनेंट में तो टाइम फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब बेटा x कंपोनेंट टाइम के साथ बदलेगा। जैसे टाइम बदलेगा x कंपोनेंट बदलेगा। y कंपोनेंट को देखो, एक तो वो निगेटिव y डायरेक्शन में है, दूसरा उसमें भी टाइम का फैक्टर है, तो मतलब और टाइम का फैक्टर ही नहीं है, t स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y कंपोनेंट भी टाइम के साथ बदलेगा
और x तो लीनियरली बदल रहा है, टाइम का सिंगल पावर है, यहाँ टाइम का स्क्वायर है, यानी अगर टाइम डबल हो तो y कॉम्पोनेंट 4 टाइम्स होता है, यानी कि स्क्वायर के रेट से बढ़ेगा, जबकि z कॉम्पोनेंट नहीं बदलेगा टाइम के साथ, वो लगातार 4 बना रहेगा। क्या हम पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ध्यान से देखकर उस पिक्चर में क्या चल रहा है समझ पाने की कोशिश कर पा रहे हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर दिया है और पोजीशन वेक्टर टाइम पर डिपेंड करता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, पर पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि t सेकेंड्स में है और ये जो पोजीशन कंपोनेंट 3 इंटू टी है, क्योंकि ये r की यूनिट में होना चाहिए, 2t स्क्वायर r की यूनिट में होना चाहिए, 4 r की यूनिट में होना चाहिए, तो 3 इंटू टी, ये नंबर नहीं है बेटा, ये 3 इंटू टी पोजीशन मीटर है, 2 का भी यूनिट है, 2t स्क्वायर मिलकर मीटर में, और 4 मीटर में, 4 जो भी यूनिट है वो फाइनली मीटर में है। अब क्या क्या पूछा, बढ़िया सवाल है ये। पहला फाइंड वेलोसिटी, दूसरा फाइंड एक्सेलरेशन, एंड थर्ड फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो अब सब बहुत सुकून से, ध्यान से, कोई टेंशन नहीं कि पता नहीं कितना मुश्किल सवाल आ गया, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोग चुटकियों में इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको नहीं भी याद है तो मैं आपको चीज़ें याद कराने में हेल्प करूँगी। तो चलो देखते हैं अब कि हमें क्या क्या दिया है। पहला कि इस पोजीशन वेक्टर में टाइम है, तो ये पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, तभी तो पोजीशन चेंज होगी। x कंपोनेंट 3t है, y कंपोनेंट 2t स्क्वायर है और z कंपोनेंट 4 है। तो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है कि x कंपोनेंट 3t की रेट से बदल रहा है, y कंपोनेंट 2t स्क्वायर के रेट से बदल रहा है। इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको दिमाग में रखते चलो कि हमको ऐसे भी मैथमेटिकल इक्वेशन को देखना, पढ़ना, समझना है। और z कंपोनेंट में t का कोई फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स z कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है। चलो अब आ जाते हैं सीधे सीधे सवाल पर। पहला सवाल उन्होंने कहा था कि फाइंड वेलोसिटी v। डू यू रिमेंबर वेलोसिटी का डेफिनेशन बेसिक क्या है बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। और वेलोसिटी पोजीशन किस रफ्तार से टाइम के साथ बदल रही है, वही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब जो भी हमको पोजीशन वेक्टर दिया है, बस हमको उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। ये बात समझ आ रही है? इसको आप इमेजिन करके विजुलाइज भी करो। आपको मुझे इस काबिल बनाना है कि आप क्वेश्चंस को ना सिर्फ सॉल्व नहीं करो, देख सको क्वेश्चंस को। देखो किसी टाइम t1 पर पार्टिकल यहाँ था और क्योंकि वो चल रहा है तो मैं z एक्सिस का भी नहीं ले रही हूँ, z एक्सिस पर तो उसकी पोजीशन बदल भी नहीं रही है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि पोजीशन बदलने का मतलब पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ से पार्टिकल इस पोजीशन पर चलकर इस पोजीशन पर चला गया, देखो, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस हो गया? ए बी, पोजीशन ए से पोजीशन बी पर चला गया। पोजीशन ए अगर वेक्टर r1 से रिप्रेजेंट हो रही है तो पोजीशन बी r2 से, और टाइम के साथ पोजीशन बदल रही है, मतलब r के जो एक्सप्रेशन में टाइम को होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सीधे सीधे सवाल के मेथड को समझते हैं।
कुछ नहीं करना है बेटा। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो एक्चुअली जो वेक्टर आर दिया है हमें उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमने लिखा कि v इज डी आर बाई डी टी। इसके बाद v में d बाई डी टी को एज इट इज़ लिखा रहने दो। r की वैल्यू यहाँ ऊपर से, r की वैल्यू ये ऊपर से उठाकर चुपचाप रख दो r की जगह। ये r की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। अब v इज इक्वल टू d बाई डी टी को सबसे पहले टर्म पर ऑपरेट कराओ। अब ये तो यूनिट वेक्टर है, इसकी तो मैग्नीट्यूड 1 है, इसका टाइम से कुछ लेना देना नहीं, तो यूनिट वेक्टर तो चुपचाप जैसे रखना है वैसे रख दो। अब तुम्हें याद है कि d बाई डी टी ऑफ, एक बार याद कर लेते हैं, d बाई डी टी ऑफ एक नंबर और मान लो यहाँ पर टाइम का फंक्शन है t। तो हमने क्या सीखा था, a कांस्टेंट है तो d बाई डी टी से बाहर आ जाएगा और फिर d बाई डी टी ऑफ t क्या बचेगा, 1। और कैसे सोच सकते हैं, t की पावर है यहाँ पर 1। तो फॉर्मूला क्या है, a तो चुपचाप ऐसे का ऐसे लिख दो। फॉर्मूला क्या था, d बाई डी टी ऑफ t की पावर n इज n t की पावर n माइनस 1। याद आया कुछ? तो देखो t की पावर 1 है तो n t की पावर 1 माइनस 1 यानी 1। तो जो कांस्टेंट टर्म था बस वही बचा। तो देखो यहाँ पर 3t को डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ 3 बचा, a बचा, ठीक। अब अगले पर आ जाओ, माइनस को एज इट इज़ लिख दिया। अब d बाई डी टी जब 2t स्क्वायर पर ऑपरेट होगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा। इसको भी हम लोग अलग से करके देख लेते क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है, तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर, सबसे पहले तो 2 को d बाई डी टी से बाहर कर दो। अब t स्क्वायर मतलब t की पावर n, तो क्या मिलेगा, 2 तो एज इट इज़ लिखा रहने दो। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, t की पावर n, n t की पावर n माइनस 1। कितना मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू टी। तो फटाफट यहाँ पर लिख दिया हमने कि जब d बाई डी टी 2t स्क्वायर पर एक्ट करेगा तो आपको मिलेगा 4t। जिसको नहीं समझ में आया है वो वापस से बैक में जाकर इसको फिर से समझ लो। और फिर जब d बाई डी टी 4 पर एक्ट करेगा बेटा, यहाँ टाइम का कोई टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टाइम के साथ बदलता नहीं है, वो तो 4 ही रहेगा चाहे टाइम कुछ भी हो जाए। तो d बाई डी टी ऑफ अ कांस्टेंट टर्म 4 यानी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ 4 विथ टाइम, तो चेंज नहीं तो d बाई डी टी 0। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। तो आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया 3i कैप माइनस 4tj कैप, ठीक है। अब वेलोसिटी को भी एक बार क्या हम लोग देख लें कि कैसे चेंज होगा। वेलोसिटी देखो ऐसे बदल रही है टाइम के साथ कि वेलोसिटी z डायरेक्शन में तो बदल ही नहीं रही है, वेलोसिटी x डायरेक्शन में भी नहीं बदल रही है। पोजीशन बदल रही है लेकिन x डायरेक्शन में वेलोसिटी लगातार x कंपोनेंट 3 बना रहेगा। लेकिन y डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी टाइम के साथ साथ y कंपोनेंट वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा। तो x z डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, देखो
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट z डायरेक्शन में बदल ही नहीं रहा है, तो z डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है कि z डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, ना डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट लगातार 4 बना हुआ है कांस्टेंट, तो ऑब्जेक्ट z डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो। ठीक बात है। और यहाँ पर देखो 3t का मतलब हो गया कि कांस्टेंट रेट से जो पोजीशन है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई। किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। जबकि y डायरेक्शन में जो पोजीशन है वो 2t² के रेट से बदल रही है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में जो y कंपोनेंट वेलोसिटी का है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ बढ़ रहा है और इस तरह से ऑब्जेक्ट चल रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला पार्ट क्या था कि फाइंड ए। आप देखो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। अगर आप ए निकालना चाहते हैं तो आपको वेलोसिटी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। ए को कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन चिंता नहीं करो कि ये कहाँ से आ गया, स्टेप बाय स्टेप चलते ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वही तो लिख दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो हमको क्या करना होगा? हमको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अब तुम्हें याद है कि टाइम का जो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था क्या था? 3i माइनस 4tj। तो बस v की जगह पर हमने 3i माइनस 4tj लिख दिया। अब एक एक टर्म पर d/dt को ऑपरेट कराओ। जब हमने 3 पर d/dt को ऑपरेट किया तो क्या मिला? कांस्टेंट टर्म टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, तो 3i को डिफरेंशिएट किया तो मिला 0। इसको देखो, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। d/dt ऑफ 4t। अब तुम देखो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t, मतलब ये तो 1 हो गया, तो आपके पास क्या बचा? सिर्फ 4। तो यहाँ पर जब d/dt 4tj पर काम करेगा तो यूनिट वेक्टर तो एज सच लिखा रहेगा, ये माइनस एज सच आ जाएगा, ये 4t डिफरेंशिएट होकर सिर्फ 4 बचेगा। तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और बढ़िया मज़ेदार बात क्या है देखो, जो पोजीशन था वो एक कॉम्प्लेक्स तरीके से बदल रहा था, z डायरेक्शन में नहीं बदल रहा था, x डायरेक्शन में टाइम के साथ लीनियरली बदल रहा था, यानी टाइम डबल तो पोजीशन x डायरेक्शन में पोजीशन डबल, लेकिन y डायरेक्शन में t² के अकॉर्डिंग बदल रहा था, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा था। और फिर वेलोसिटी हमने देखा कैसी थी कि वेलोसिटी x डायरेक्शन में कांस्टेंट थी, क्योंकि पोजीशन x डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी। y डायरेक्शन में क्योंकि पोजीशन t² के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी, तो जो वेलोसिटी आई उसमें भी एक t का टर्म था y डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट था, वेलोसिटी y डायरेक्शन में t के अकॉर्डिंग बदल रही थी जैसे यहाँ पर, और z डायरेक्शन में क्योंकि पोजीशन ही नहीं बदल रही थी, तो z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं था, यानी z डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 थी, ऑब्जेक्ट z डायरेक्शन में चल नहीं रहा था। जब एक्सेलरेशन निकाला तो हमने देखा कि उसमें एक तो सिर्फ j कैप है, मतलब एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ माइनस j कैप की डायरेक्शन में हो रहा है, यानी निगेटिव y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन
हो रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का चेंज, तो चेंज सिर्फ माइनस वाई डायरेक्शन में हो रहा है और वो भी 4, कोई टी का टर्म नहीं। मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो और अच्छी फीलिंग आएगी। अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। कोई जल्दी समझ लेगा, कोई थोड़ा देर से समझेगा। तो हमें चिंता करनी है या हमको चीज़ों को ध्यान से समझकर कॉपी करना है, नोट्स ठीक से रेडी करने हैं और फोकस बनाए रखना है। मतलब एक क्लास से पहले उसके पिछले क्लास का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ मंत्रा टू गेट सक्सेस। नेक्स्ट क्लास में पहुंचने से पहले पिछले क्लास का रिवीजन एक क्विक ज़रूर होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन भी निकल आया। अब अगला क्वेश्चन देखें क्या है। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कब एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब देखो बेटा, सबसे पहला काम हमने क्या किया कि जो हम इतनी देर से करते आ रहे थे, पिछले 2 क्लासेस में हमने किया कि जो वेक्टर दिया था उसे पहले अपनी आंखों के सामने लिख लिया। v कितना आया था? 3i कैप माइनस 4t j कैप। ठीक, अब उन्होंने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमने कहा कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। लेकिन सवाल में कहा गया था कि वेलोसिटी का कब मैग्नीट्यूड निकालो? जब t इक्वल टू 2 सेकेंड हो। तो कुछ नहीं, t को 2 रख दो। जैसे ही t को 2 रखा तो वैल्यू आ गई 8। तो अब x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, आंसर आ गया। देखो, मुश्किल था कि इजी था। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 सेकेंड पर मिल गया। ठीक है, अब आगे देखें हम। उन्होंने पूछा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो अब तक हम लोग याद कर चुके ना बेटा, एक्स एक्सिस से अगर डायरेक्शन निकालनी है तो वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। और ये काम भी कब करना है? t इक्वल टू 2 पर। तो t इक्वल टू 2 पर y कंपोनेंट है 8 और x कंपोनेंट है 3। तो लो, y कंपोनेंट 8 नहीं है, -8 है। तो y कंपोनेंट -8 और x कंपोनेंट 9। tan थीटा भी निकल आया। थीटा को हम कैसे लिख देंगे? tan इनवर्स दिस वैल्यू। वेलोसिटी की जो वैल्यू है उसको देखो जरा, x प्लस डायरेक्शन में है और y -8। इसका मतलब ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है? x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ध्यान करो, ये वेक्टर इस क्वाड्रेंट में होगा ना, x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही बेटा? तो जो थीटा निकल रहा है वो x से इस डायरेक्शन में निकल रहा है ये। तो देखो तुम, थीटा अब वेक्टर तक पहुंचने के लिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमें, तो थीटा को निगेटिव होना भी चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बेटा। इस क्वेश्चन के साथ मैं ये चैप्टर, तो ये जो आज का क्लास है मैं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुमको परेशान कर सकता है। जो बच्चे डरते जल्दी हैं न्यूमेरिकल से, उनको तो मैं आज तुम लोगों को इससे ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं बता रही हूँ। एक बार रिवीजन के पॉइंट्स हैं ये कि कैसे एक वेक्टर को आई, जे और के कैप में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स के टर्म्स में निकालते हैं, और अगर 2 डायमेंशन में, जो कि तुम्हें ज़्यादातर सवाल मिलेंगे हो, तो tan थीटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग
किसी वेक्टर का जनरल वेक्टर के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकले, क्योंकि यूनिट वेक्टर कुछ और नहीं है, इट्स अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 which carries direction in that particular direction of the vector. तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, आई जे के नहीं, आई जे के एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उस पर बात करेंगे बेटा। अगर आप मुझे अपना फीडबैक देंगे कि आपको बात समझ आई नहीं आई, अगर नहीं आई तो क्या प्रॉब्लम आई, तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको बात समझ आई है तो आप पॉजिटिवली लाइक्स दीजिए। मुझको अच्छा लगेगा कि मैंने जो मेहनत करी है, ये जो कंटेंट तैयार किया है, वो फ्रूटफुल रहा। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस में आप अपने टॉपिक्स पा सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करोगे तो तुम्हें तुम्हारे टॉपिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि तुम्हारे क्लास का टॉपिक अपलोड हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अच्छे सवाल करेंगे वेक्टर्स के, और अभी तो हम लोगों को बहुत कुछ नया सीखना है। तो टिल देन ऑल द बेस्ट बेटा, ऑलवेज ऑलवेज बी पॉजिटिव, कभी निराश नहीं होना है, कभी भी नहीं। मेहनत करो और ऊंचे सपने देखो।